हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट। आप सबको पता है कि गेट 2024 का रिजल्ट आ चुका है। हर साल की तरह इस बार भी आई गेट ने बेस्ट रिजल्ट परफॉर्म किया हुआ है। अब ये 20 साल हो गया हम लोगों को, 21st या 20th ईयर है, 2008 से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2007 सबसे लेकर अब तक हम लोगों ने बेस्ट रिजल्ट जनरेट किया और लीगेसी को कंटिन्यू किया। तो वैसे ही इस बार हमारे सामने अभिजीत हमारे स्टूडेंट है सामने, एंड इनका ब्रांच सीएस है, शंकरा कॉलेज से बिलोंग करते हैं, इनका रैंक 1603 है। तो वेलकम अभिजीत। थैंक यू सर। तो अभिषेक, अभिजीत और नाम बड़ा फ्रीक्वेंट है इसलिए ऐसा हो गया था। तो अभिजीत ये बताओ, जो शंकरा कॉलेज में है उसका गेट में माहौल कैसा है? सर यहाँ पे ऐसा सच कुछ ज़्यादा नहीं है, बट हम लोग जैसे ग्रुप बनाए थे, हमारे जैसे 2-4 फ्रेंड्स का ग्रुप था, वो लोग फोकस थे गेट के लिए, तो हम अपना लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते। हम कॉलेज जाते यहाँ ज्वाइन करने से पहले? नहीं सर, यहाँ ज्वाइन करने के बाद हमने स्टार्टिंग, मैंने तो 3rd ईयर पे ही ज्वाइन किया था यहाँ पे, बट उस टाइम उतना ज़्यादा फोकस नहीं था। 3rd ईयर सही टाइम है या 2nd ईयर? सर अकॉर्डिंग टू मी जितनी जल्दी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि बिकॉज ऐसा है ना कि हम जानते हैं, मैं सिद्धार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो या इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो या सीएस ब्रांच हो, कोई भी ब्रांच हो, हम देखते हैं कि 3rd, 4th और 5th सेमेस्टर में कॉमन जितने सब्जेक्ट है वही कॉमन मैच करते हैं गेट के साथ मोस्टली। इसीलिए ऐसे आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर देंगे तो वो आपके कॉलेज में भी हेल्प होगा, प्लस गेट में भी हेल्प होगा, दोनों की प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी। तो फिर इससे पहले आपने 11th-12th के बाद जेई एग्जाम को भी अटेम्प्ट किया था? हाँ सर, मैंने 11th-12th कोचिंग ली थी? यस सर, मैंने 11th-12th JEE की कोचिंग की थी। वो कहाँ से ली थी अपनी कोचिंग? सर मैंने रायपुर से की थी। ओके, रायपुर से। और आप रहने वाले राजिम से हो? यस सर। तो फिर हम पीछे चलते हैं, आपके फैमिली में पापा मम्मी भाई बहन? हाँ सर, मम्मी पापा एंड छोटा भाई है मेरा। ओके, एंड पापा मम्मी क्या करते हैं? सर पापा बिजनेसमैन है, मम्मी हाउसवाइफ। अच्छा, बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन में जितना एक कॉमन थॉट होता है मिडिल क्लास फैमिली में, तो वो रहता है ना कि चलो बेटा आप भी हमारा बिजनेस आगे बढ़ाना। यस सर। ये कभी ऐसा चला फैमिली की तरफ से? फैमिली में कभी ऐसा कुछ भी प्रेशर नहीं था। पापा ने बोला तुम्हें जो इंटरेस्ट है उस पर आगे बढ़ो। फैमिली का हमेशा हर चीज़ पे सपोर्ट रहा है। और फिर आप यहाँ पे हॉस्टल में रहा करते होंगे? हाँ सर, पीजी में। हॉस्टल में रहने के बाद गेट एग्जाम्स में पढ़ाई में लेकर कुछ दिक्कत हुई थी क्या? क्योंकि बिकॉज बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और फिर हॉस्टल में क्या होता है ना, फिर माहौल नहीं है कि लेफ्ट वाले रूम से बच्चा आ रहा है, राइट वाले रूम से बच्चा आ रहा है, और आप पढ़ रहे हो तो बोले अरे भाई तू क्यों पढ़ रहा है, छोड़ना यार करके। ये तो हुआ होगा? बहुत होता है सर, हमेशा होता है। मोस्टली क्या होता है कि जब एक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी, बट कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको कभी डिस्टर्ब करेंगे, आप बोलेंगे चलो घूमने चलो ये वो, तो सर वहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है। तो डिस्टर्बेंस को अवॉइड कैसे करते हैं? सबसे बड़ा फैक्टर तो यही आता है कि 10 लोग आपको अप्रोच किए, चल चाय पीने चलते हैं, चल मूवी चलते हैं, चल हमारा जन्मदिन है वो बनाते हैं। तो ये सब तो 1st, 2nd ईयर में तो चल जाएगा, लेकिन 3rd और 4th ईयर तो बड़ा क्रूशियल होता है। उस टाइम पे फिर कैसे अपने आप को रोक देते हैं? मैंने इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये किया था कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। तो मैं सुबह मॉर्निंग 7 AM से नाइट पे 10 PM तक लाइब्रेरी में ही रहता था। ओके। और फिर जैसे आपका जैसे कॉलेज में जो सब्जेक्ट है, यस सर, उसको पढ़ा होगा आपने, कुछ नॉलेज गेन किया होगा, फिर वही सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ा होगा, फिर नॉलेज गेन किया होगा, दोनों में डिफरेंसेस बताइए। सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कॉलेज में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक तक ही लिमिट रहता है, बट यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज मिलता है आपको उस सब्जेक्ट का, प्लस एक्सपोजर अच्छा मिलता है। कॉलेज का एक कॉमन फीडबैक भी है, जैसे हमने जो फेस किया था बीआईटी में, यस सर, और फिर अभी आप शंकरा में हो, कॉमन फीडबैक तो यही है कि 5 चैप्टर होते हैं सब्जेक्ट पे। यस सर। पहला दूसरा तो पढ़ा दिया जाता है, तीसरे में ना थोड़ा धीरे धीरे स्पीड डाउन होता है, और 4th और 5th छुड़वा दिया जाता है। क्या अभी भी वो ट्रेंड कंटिन्यू है? हाँ सर, वैसा तो है। मतलब मैं ज़्यादा कॉलेज तो गया नहीं हूँ, मेरा मेनली शुरू से ही गेट की तरफ ज़्यादा फोकस था। ठीक है। ऐसा अभी मेरे पास भी बच्चे आ रहे हैं तो उन लोग कहते हैं सर कॉलेज में तो हम जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के साथ ना हम मैथमेटिकल कनेक्शन कह लो या आप इमोशनल कनेक्शन या कॉग्निटिव लर्निंग जैसा भी आप कह लो, वो स्टैब्लिश नहीं होता। क्या ये बातें सही है? हाँ सर, मेरे साथ हुआ था। वो यहाँ पढ़ने के बाद फिर उसमें एक कनेक्शन जुड़ गया था, एक इंटरेस्ट आ गया था सारे सब्जेक्ट्स में। जैसे आप कोर सीएस के हो, तो कभी ना कभी ये भी थॉट आया होगा कि हम गेट क्यों कर रहे हैं, चलो हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और जॉब ले लेते हैं। क्या ये थॉट कभी आया? हाँ सर, आया था, बट मुझे स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग आती नहीं थी, एंड मैंने सीनियर्स को देखा था, जैसे सौमिल भैया थे, उनसे मैंने मतलब देखा था उस टाइम पे ही, फिर मैंने उनसे गाइडेंस लेके। सौमिल ना बहुत सारे स्टूडेंट के लिए इंस्पिरेशन बन गया था। 3rd ईयर में उसका रैंक 600 समथिंग कुछ आ गया था, और फाइनल ईयर में 25। तो फिर ना वो 3rd ईयर में रैंक जब उसका आया था, तो सिद्धार्थ सर से मैंने बात किया, सर ये अच्छा लड़का है, 3rd ईयर में परफॉर्म कर लिया। तो सर ने भी ये कहा कि तू उसको फ़ोन करेगा ना तो और ज़्यादा पॉजिटिव फील करेगा, तो उसको फ़ोन किया था। तो इसने एक बड़ा यूनिक सा सेंटेंस किया था, अब मेरे लाइफ लॉन्ग वो बातें रहेंगी। उसने ये कहा था
कि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज था, इसलिए मैं परफॉर्म कर पाया, और रिसोर्सेज में सिर्फ आई गेट था। ये सर होता है, मैंने जब JEE की प्रिपरेशन की थी उस टाइम मेरे साथ भी हुआ था। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम सारे रिसोर्स कलेक्ट करने में लग जाते हैं रेदर देन कि किसी एक रिसोर्स को लेके उसके ऊपर उस पर फोकस रहे। इसलिए मैंने भी अभी गेट प्रिपरेशन में यही किया। मैंने बहुत लोगों को देखा कि लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, कभी ये रिसोर्स कभी वो रिसोर्स, बट मैंने सिर्फ आई गेट पे ही सिर्फ आई गेट के नोट्स ही पढ़े थे। एंड सौमिल भैया को मैं बचपन से जानता हूँ। अच्छा, वो भी राजिम से बिलोंग राजिम से करता है। हाँ, अब रेजोनेट में कर लिया, थॉट समझ में आ गया मुझे। आपका जो जब ये ज्वाइन किया था आपने आई गेट, तो ऑफलाइन के लिए ज्वाइन किया था या ऑनलाइन के लिए? सर ऑफलाइन के लिए। ऑफलाइन के लिए। और तो फिर आप ऐसा कुछ है जब कभी इश्यूज आया तो आपने ऑफलाइन में ऑनलाइन चले गए, फिर ऑनलाइन से वापस ऑफलाइन कम बैक किया, ऐसा कुछ कभी हुआ? सर मैंने मतलब कुछ सब्जेक्ट्स ऑफलाइन अटेंड किए थे एंड मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स मैंने रिकॉर्डेड से किए थे। ये बताओ, डिसिप्लिन किस में ज़्यादा मेंटेन करते हो आप? एक एवरेज स्टूडेंट, मैं सिर्फ एवरेज स्टूडेंट का बैंडविड्थ ले रहा हूँ। Okay. उस केस में पूछ रहा हूँ कि मैं ऑफलाइन में ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन कर पाता है एक एवरेज स्टूडेंट या ऑनलाइन पे? सर मेरे हिसाब से वो स्टूडेंट पे वेरी करता है। जैसे मैं था, मुझे ऐसा था कि मैं ऑफलाइन में मेरी थोड़ी सी हैंड राइटिंग थोड़ी स्लो थी, तो मैं बहुत आराम से लिखता था, तो मेरे नोट्स कभी कभी इनकम्प्लीट हो जाते थे। तो मैं क्या करता था, बाद में मैंने रिकॉर्डेड से पूरे लेक्चर्स लाइब्रेरी में बैठ के उस पर पूरे उसके रिकॉर्डेड से मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए थे पूरे। ठीक है। आप जब यहाँ पे ज्वाइन किए थे तो आपका पहला सब्जेक्ट क्या था, एज ए डेमो या तो एज ए रजिस्टर्ड स्टूडेंट? पहला क्लास मुझे अभी भी याद है, सी प्रोग्रामिंग चल रही थी सिद्धार्थ सर की। हाँ, ठीक है। ही इज़ नोन इन इंडिया फॉर सी प्रोग्रामिंग। यस सर। ठीक है। और फिर जो लास्ट सब्जेक्ट आपने यहाँ पे बैठकर पढ़ा था, ऑफलाइन या ऑनलाइन? लास्ट मैंने यहाँ पे पढ़ा था सर, डिजिटल पढ़ा था आपसे। अच्छा, लास्ट वो डिजिटल था? हाँ मतलब अच्छा। हाँ, सेकंड टाइम जब मैं पढ़ा था डिजिटल लास्ट था। मैथ्स, जैसे अभी मैं इस बार मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मेरा सेकंड सेशन चल रही है वाला मैथ्स का। सिद्धार्थ सर ने कहा कि यार हमें मैथ्स में और बेहतर करना है, खास करके डीए वाला पोर्शन। एक्चुअली मैथ्स का स्टोरी मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। सीएस में तो मैथ्स के टीचर हैं ही, बट सर ने ये कहा था मेरे को डीए का मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है, तो वहाँ का मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में सर ने मुझे इधर स्विच करवा दिया कि नहीं अब मैथ्स में तेरे को लग रहा है मेरे को फीडबैक तू अच्छा कर सकता है करके, तो तू इधर जंप कर ले। तो फिर मैंने पहले स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी। यस सर। तो प्रोबेबिलिटी में मैंने स्टार्ट किया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो मतलब मैं मान के चलता हूँ लगभग 200 बच्चों को पढ़ाया होगा मैं। यस सर। लाइव में लाकर और ऑफलाइन में लाकर। तो उसमें से एक या दो स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर व्हाई नॉट प्रोबेबिलिटी फर्स्ट, व्हाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? सर मैंने जैसे आपसे ही पढ़ा था, मैंने आपका पूरा रिकॉर्डेड में देखा था ये परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, मैंने तीनों। रैंडम वेरिएबल भी होगा। रैंडम वेरिएबल, ये सारे मैंने आपसे ही पढ़े थे सर। मुझे तो सीक्वेंस अच्छा लगा, क्योंकि क्या होता है जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं तो उससे एक हमारा इंट्यूटिव लर्निंग बढ़ जाता है, प्लस हमारी थिंकिंग एबिलिटी वहाँ से अच्छी हो जाती है, जो कि प्रोबेबिलिटी में यूज़ होती है। और फिर ना जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था तो फिर एक नया फीडबैक मिला था कि सर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। यस सर। कनेक्ट हो रहे हैं हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर। उसके बाद जब रैंडम वेरिएबल पढ़ाना स्टार्ट किया ना, तो मेरे को जो कॉमन फीडबैक मिला वो जरूर शेयर करना चाहूँगा। वो ये था कि सर हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है। बल्कि मैं बार बार कहता था हर बच्चों को, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, आप 11-12 का बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग करो। मैं हर बार कहता हूँ, उनको लगता है कि हमको आता है 11-12, मेरे को समझ में नहीं आता कि ऐसा बच्चा कैसे कह सकता है 11-12 हमको समझ में आ गया करके, क्योंकि अब जो पढ़े थे वो तो आपने बस पढ़ ही लिया था। अब जब एप्लीकेशन की बात आती है तो रैंडम वेरिएबल में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को लेकर प्रॉब्लम हो रहा था। और इस बार मैं देखा था कि डीए का पेपर जो हुआ, यस सर, और इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इस 3 पेपर में मैंने एनालाइज किया कि खास करके डीए, उसमें रैंडम वेरिएबल का ना जो स्ट्रेंथ पूछा हुआ है, डेप्थ पूछा हुआ है, वो देखकर मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा और मैं और ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यस सर। ठीक है। तो इसके लिए ये था कि जैसे मैं खुद 11-12 में मेरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत वीक था, बट जैसे कि मैंने आपसे पढ़ा उसके बाद मुझे एक पॉइंट पे भी ये नहीं लगा कि मैंने 11-12 पे कुछ मिस किया है या मुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता। मुझे सारी चीज़, मुझे बस वो आपका एक कोट याद है, आप बोलते थे कि जो लास्ट तक टिकेगा, हाँ, जो लास्ट तक टिकेगा बस वो समझ जाना, उसी का गेट एग्जाम होगा, मेरा जो लास्ट लेक्चर अटेंड करेगा। आपको याद है, आपने अगर प्रोबेबिलिटी का लेक्चर देखा होगा तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन दिखाए थे बच्चों को। हाँ सर, वो शुरू में 2 क्वेश्चन दिया था आपने, वो बोला तो था उस टाइम पे ना 1-2 लोगों ने मुझे ये कहा कि ये कौन सा तरीका है पढ़ाने का। हाँ। आपको वो अप्रोच कैसा लगा? सर बहुत सही लगा था, आपने पहले ही बता दिया था जो ये क्वेश्चन बना पाएगा। हाँ, तो वो 10 क्लास नहीं है, 10 क्लास आने की जरूरत नहीं है। उसको लेकर बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन 1-2 लोगों ने ये भी कहा कि सर ये वाला पढ़ाने का तरीका थोड़ा आउट ऑफ द ट्रेंड या आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है करके, कि आप पहले वो क्वेश्चन दिखाकर हमारा अपना बेस क्लियर कर रहे हो कि देखो आप इस जगह पे हो एंड यू हैव टू टच दिस लेवल सर्टेन हाइट करके।
रीच करना है। ठीक है, फिर इस पूरे ड्यूरेशंस में आपने कितने टेस्ट दिए, फुल लेंथ दिए, सब्जेक्ट वाइज दिए? अप्रॉक्स सर सब्जेक्ट वाइज तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स के 1 या 2 दिए हैं। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के 2-2 दिए थे, बाकी कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसके 1-1 दिए थे। एंड 20+ मैंने फुल लेंथ 20+। उसमें जो आपके नंबर्स आ रहे होंगे, उस नंबर को आप गेट एग्जाम के नंबर से रेजोनेट कर पा रहे हो? इस बार सेट 1 सेट 2 में तो मैंने सुना बहुत विवाद शुरू हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग खुश हैं नॉर्मलाइजेशन से, कुछ लोग नाखुश है। अब क्या चीज़ें हो चुकी है, अब बदल आप सकते नहीं है, क्योंकि IT इतना बड़ा फर्म है, आप कहते रहिए एंड दे आर नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ मतलब स्ट्रिक्ट डिसीजन हम नहीं ले पाएंगे, हम अप्रूव नहीं कर पाएंगे, हम किसी भी तरीके से बस हम कुछ रैंडम थॉट लेकर आ सकते हैं। और ये भी है कि आप जानते हो पूरी दुनिया इसी चीज़ में चल रही है कि कुछ लोग सेटिस्फाइड है, कुछ लोग अनसेटिस्फाइड है। तो नॉर्मलाइजेशन वाला जो पार्ट है उसके लिए तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, बट आपका पेपर सेट 2 था या 1 था? मेरा सेट 2 था सर। तो अब आपको पूछ लेता हूँ मैं, आप नॉर्मलाइजेशन से कितने खुश हो या दुखी हो? सर जैसे हमारा जो सेट था उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली बन जाएंगे आपसे, बट कुछ क्वेश्चन थे जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। अच्छा, सो ओवरऑल पेपर, जैसे आपकी बात हुई होगी फर्स्ट पेपर वालों से, यस सर, तो उनका क्या रेस्पॉन्स था? उनका पेपर में क्वेश्चंस लेवल आसान थे, लेंदी थे, या आपके में पेपर आसान था या लेंदी था? सर जैसे मेरी जितनों से बात हुई थी फर्स्ट शिफ्ट वालों का था कि सर उनके क्वेश्चंस इजी थे, बट कुछ थे जो लेंदी थे। बट हमारे में ऐसा था कि कुछ क्वेश्चन थे इजी थे नो डाउट, बट जो बाकी थे पेपर लेंदी था हमारा, उस पर टाइम लगता। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत ज़्यादा लेंदी थे सर, ट्रिकी थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब जो भी बच्चा देख रहा होगा उसको ये लग रहा होगा कि चलो ठीक है हम पढ़ लेंगे, गेट एग्जाम हो जाएगा, लेकिन जैसे कि 12th बोर्ड में बच्चा देता है, फिर ITJ के एग्जाम के पहले जो उसकी हालत होती है, फिर बोर्ड गेट एग्जाम के पहले भी यही हालत होती है। दिसंबर मंथ ज़्यादा टेंसफुल था या जनवरी? सर क्योंकि मैं फरवरी को इसलिए नहीं काउंट करता क्योंकि वो मंथ ऑफ द गेट एग्जाम है। यस सर। तो फरवरी मतलब जनवरी वाला क्रूशियल टाइम था या दिसंबर? सर मेरे लिए मैंने जैसे फुल लेंथ स्टार्ट किया था 25 दिसंबर से देना स्टार्ट किया था मैंने, तो मेरे लिए थोड़ा सा जनवरी ज़्यादा स्ट्रेसफुल था क्योंकि उस टाइम मैं फुल लेंथ दे रहा था और मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे थे। मतलब मैं 20+ दिया हूँ, उसमें मेरे 17-18 टेस्ट में तो 50 बिलो ही रहा है मार्क्स। हाँ, तो मैं वही जानना है, उस टाइम पे अपने आप को ऐसे होल्ड करके रखने वाला ये एबिलिटी, अब तो हम एबिलिटी ही कहेंगे, उस टाइम पे तो हम थे साथ में, तो अब आपने प्रूव कर लिया, तो मतलब लाइक आपने हमें प्राउड फील कराया कि हमारी बातों को सुना, अमल किया, फॉलो किया। तो वो 18 टेस्ट में जब नंबर कम आता था तो ऐसे ये छोड़ सकते थे आप, क्योंकि क्विट करना ऑलवेज ऑप्शन अवेलेबल है, ऐसे पकड़ के रखना नहीं मैं अभी भी नहीं छोड़ना गेट एग्जाम की प्रिपरेशन को। वो कैसे किया आपने? सर वो बहुत बार माइंड में आया कि अब छोड़ देते हैं, हो गया, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बट उस टाइम पे मैं क्या करता था, टेस्ट देने के बाद मैं छोटा ब्रेक ले लेता था। उस टाइम पे अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करता था, फिर मैं 1-2 घंटे बाद फिर उसका मैं सॉल्यूशन देखता था कि मैंने कहाँ मिस्टेक किए, वो मिस्टेक्स को नोट करके रखता था। प्लस मैंने जब फुल लेंथ टेस्ट दिया था उस टाइम मेरी सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती थी कि मेरे नेगेटिव मार्क्स बहुत होते थे, मतलब हाईएस्ट मेरा -6.5 तक हुआ था जब मैं मॉक दे रहा था तो। अच्छा। बट जब मैं फाइनल गेट का एग्ज़ाम देने बैठा था उसके 1 दिन पहले तो मैंने आपसे मिला था, उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो आपसे मिलने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ था उस दिन। उसके बाद पता नहीं कैसे, अभी तो पर्सनली मुझे याद नहीं है कि मैंने कहा क्या था। मैं जो फील करता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में वही कहाऊंगा सर। वो बहुत ज़्यादा अभी मुझे ये पूछोगे ना आप कि सर आपने उस टाइम पे क्या एडवाइस दिया था, तो मुझे पर्सनली कुछ याद नहीं है, आपको हो सकता है ज़्यादा बेहतर याद हो। सर उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम देने बैठा तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि किसी भी क्वेश्चन को जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था तो मेरे दिमाग में बस वो था कि गलत ना करूं। मेरे बस 1 मार्क के क्वेश्चन में -0.33 मुझे दिख रहा था और 2 मार्क के क्वेश्चन में -0.66 दिख रहा था। सो जब मैं अटेम्प्ट करता तो बस मेरे था कि जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है मुझे फुल एक्यूरेसी से करना है। एंड एट लास्ट मेरे अभी जैसे मैंने देखे रिजल्ट, उसमें मेरा -1 बस हुआ है इस बार, तो ज़्यादा काफ़ी एक्यूरेट है। हाँ सर। बाकी मैंने जितने मॉक दिए सब में तो ये तो फिर ऐसा है ना कि मल्टीपल टेस्ट दे देकर इंप्रूवमेंट, वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको मेन एग्जाम पे दिखाई दिया। ठीक है, अब मुझे जैसे मैं स्टूडेंट हूँ मान लो, तो मैं कहूँगा यार मैं स्टूडेंट हूँ, अब मैं पढ़ लिया हूँ, लेकिन वैसे MSQ में हमेशा गलती होती है। तो मतलब क्या कारण बनेगा अगर किसी स्टूडेंट से MSQ में गलती हो रही है, तो कारण क्या होगा? मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस में अगर सही है तो MSQ में मोस्टली वो थ्योरेटिकल देते हैं एक तो उसके लिए आपका
थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ा अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। प्लस MSQ में मुझसे भी बहुत गलतियाँ होती थी। ओके। तो MSQ में जो मुझे लगता था कि हाँ मुझसे बन जाएंगे, मैं वही अटेम्प्ट करता था। जिस पे थोड़ा भी डाउट रहता था उसको मैं फर्स्ट आइट्रेशन में छोड़ देता था। उसके बाद सेकंड आइट्रेशन में जब मैं आता था फिर मैं उसको टाइम लेके फिर उसको अटेम्प्ट करता था। ठीक, ये तो हो गया। अब मेरे को एप्टीट्यूड के बारे में भी जानना है। Yes, sir. एप्टीट्यूड में कितने नंबर आए हैं आपके? एप्टीट्यूड में सर मैंने जितने अटेम्प्ट किए हैं वो फुल एक्यूरेसी है। नंबर कुछ बताएंगे आप? नंबर अप्रॉक्स सर जैसे 10 क्वेश्चन रहते हैं, हाँ। उसमें मेरे 7 क्वेश्चन सही हुए हैं। मतलब ये अच्छा रेशियो 70% मान लेते हैं हम लोग। Yes, sir. 70 to 60% का रेशियो कम नहीं होता। Yes, sir. एकदम अच्छा रेशियो है। एंड फिर आपका पूरे आई गेट की जर्नी में कोई ऐसा सब्जेक्ट है लगा कि यार ये बहुत टफ लग रहा है, इसको छोड़ के जाऊंगा मैं? नहीं सर, मुझे कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं लगा। अच्छा। बस मेरे पास ये था कि लास्ट में थोड़ा सा टाइम कम बच गया था, तो CN का लास्ट का मेरा थोड़ा छोटा था, वो हाफ कवर किया था मैंने, बाकी पूरा कवर किया था। और कोई ऐसे पूरे जर्नी में कोई सब्जेक्ट आसान लगा हो कि यार ये तो है, मजा आता है इस सब्जेक्ट में, इसमें तो लगभग तय है कि फुल नंबर मिलेंगे? सर मुझे डिजिटल लगता था। अच्छा। मेरे लिए और वेटेज डिजिटल का 6 मार्क्स? हाँ सर। 5 to 6 मार्क्स इंक्लूडिंग नंबर सिस्टम। कि नंबर सिस्टम तो फिर सिद्धार्थ सर ही पढ़ाते हैं। यस सर। वो ठीक था। और फिर अभी जैसे आप गेट एग्जाम निकाल लिए हो तो फिर आपके दोस्तों का बिहेवियर बदला, सपोर्टिव है, अपोजिंग है, नहीं ये हमारे लीड रोल से बाहर चला गया है, ऐसा कुछ? ठीक है सर, नॉर्मली ये सपोर्टिंग है। आपको गेट एग्जाम निकालने के बाद आपको पर्सनली कितना अच्छा लग रहा है? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप अपनी ड्रीम कॉलेज की तरफ मूव ऑन करोगे Yes, sir. करके? ठीक है। और फिर आगे प्लेसमेंट के बाद एनी कोई ड्रीम कंपनी है आपने जो सोचा होगा? अभी सर लॉन्ग टर्म ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं। अभी बस पहले तो कॉलेज जाके M.Tech नॉलेज गेन करना है Yes, क्या? sir. एक मैं अच्छे भी यही कॉलेज सुनना से- चाह रहा था कि कोई बच्चा ऐसा कहे कि यार मेरे को कॉलेज जाना है, वहाँ पे रहना है, 2 साल पढ़ाई करना है, कैंपस एंजॉय करना है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है और नॉलेज गेन करना है, स्किल बिल्ड करना है, और फिर जो ड्रीम कंपनी है वो आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा क्योंकि उसके पीछे लगे रहोगे आप। शुरू से मेरा सर यही था कि मैंने B.Tech मतलब ऐसा था कि नॉर्मल कॉलेज से किया, मुझे M.Tech किसी अच्छे को, शुरू से ड्रीम था मेरा कि किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ के निकलना है, वहाँ का एक एक्सपोजर लेना है। अच्छा, आपका कोई इंस्पिरेशन रहा है इस पूरे 2 साल की जर्नी में? सर एक तो सौमिल भैया थे, हाँ। दूसरा सर आपसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर ओके, थैंक यू। मेरा ही नाम कह दिया आपने। Yes, sir. मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मैंने तो रैंडमली क्वेश्चन फ्रेम किया था। किसकी डिसिप्लिन पसंद आई आपको? हाँ सर, मैं मतलब आपके सीनियर्स में कोई डिसिप्लिन का ही ऐसा होगा? सर सीनियर्स में मेरी सुप्रीत भैया से बस कांटेक्ट होती थी। उसके बाद मैं मोस्टली कोचिंग जैसे सर से मिलने आता था, आपसे मिलने आता था। तो मुझे तो हमेशा पढ़ता हुआ पाया हाँ होगा। सर, मैंने मतलब फिक्स है मेरा तो। मैं सबसे ज़्यादा आपको ही लेके इंस्पायर्ड था। मैं आपको देखता था, आप डेली, आप कभी भी क्लासेस नहीं छोड़ते थे। क्लास कभी कैंसिल नहीं कभी होती कैंसिल मेरी। नहीं किया आपने, आप डेली कंसिस्टेंट रहते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी उस चीज़ से। अच्छा अभिजीत, आपसे बात करके मुझे भी लग रहा है कि यार मैं सही ट्रैक पे वो करके चल रहा हूँ। सर आपका एक बहुत, मतलब आप जो क्लास में बोलते हैं ना, डिजिटल जब स्टार्ट कराते हैं कि रोज़ वो कॉपी पढ़िए, हाँ, रोज कॉपी पढ़ी है। बस वो शुरू में 2-3 दिन लगता है कि अभी यार जैसे CS है तो उसमें तो मैं कहता हूँ, अभी उधर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो उनको भी कहता हूँ, तो उन लोग क्या है ना अभी नहीं रियलाइज करेंगे। जो गेट एग्जाम दे चुका होता है ना वो रियलाइज करता है कि सर क्यों कह रहे हैं हर दिन कॉपी पढ़िए करके। वो सर जब आपका सब्जेक्ट खत्म होने पे आता है ना, तब समझ आता है कि आप क्यों बोल रहे थे। वो शुरू के 2-3 दिन लगता है कि यार ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेरे को याद है जैसे कोई सब्जेक्ट, इवन जैसे मैंने परम्यूटेशन स्टार्ट किया या तो मैं ऐसे कहता हूँ कि मैंने डिजिटल स्टार्ट किया, तो लॉजिक गेट चल रहा है तो हर बच्चों को लगेगा नहीं ये हमको आता है, सर क्यों कह रहे हैं हर दिन पढ़ के आओ करके। वो सर ऐसा वो हुआ बाद में समझ में आता है। जब मैं डिजिटल पढ़ रहा था आपसे, मुझे अभी भी याद है कि वो जो ड्यूरेशन था वो डेली रात के, मुझे नींद में भी मैंने डिजिटल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैंने आपको ये आके बताया भी था कि सर मेरे साथ ये हो रहा है। हाँ, ये वाला आपका शेयरिंग वाला स्टेटमेंट याद है मुझे। वो उस टाइम ऐसा हो गया था कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे डिजिटल में, अभी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलो फिर अभिजीत ऑल द बेस्ट, फिर हमारे व्यूअर्स को भी ऑल द बेस्ट, आप भी अच्छा परफॉर्म कीजिए और अभिजीत से भी इंस्पिरेशन लीजिए। चलिए फिर ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून।